हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पे सुन रहे हैं नो जी हजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि राजनीतिक चंदे को लेकर भविष्य में कौन सी ऐसी व्यवस्था लागू हो जिसकी जिसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े न हो। चंदे और उसकी पारदर्शिता पर जानकार चुनाव के खर्च के लिए सरकार द्वारा सभी दलों को पैसे दिए जाने से लेकर आयकर कानून में बदलाव और अधिक छूट, कॉरपोरेट फंडिंग का ट्रस्ट, इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए बंटवारा और चुनाव खर्च की सीमा तय करने जैसे सुझाव दे रहे हैं। हालांकि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के डायरेक्टर और आरटीआई कार्यकर्ता वेंकटेश नायक कहते हैं कि सबसे पहले तो मुल्क में इसी बात को लेकर व्यापक बहस होनी चाहिए कि क्या कॉरपोरेट को राजनीतिक दलों को चंदा देने का अधिकार होना चाहिए। किसान बुधवार को हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू कर रहे हैं। मार्च शुरू होने से पहले किसानों की मास्क, दस्ताने और सेफ्टी सूट बांटे गए। वहीं मार्च शुरू होने के बाद सुरक्षा बलों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रशासन के बैरिकेड और सीमेंट ब्लॉक को हटाने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर तैयार रखे हैं। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 4 दौर की बैठक बेनतीजा होने के बाद किसान आज से दिल्ली चलो मार्च फिर शुरू कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को 5 साल तक दाल, जौ, मक्का और कपास की जैसी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का ऑफर दिया था, जिसे किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को फिर से बातचीत की अपील की है। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश के जनपद शामिल स्थित जिजौला में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में हिस्सा लिया और पंचायत को संबोधित किया। साथ में खाप चौधरी और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोग मौजूद थे। इस बार ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जो 13 महीने नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा लंबा चलेगा। राकेश टिकैत जी किसान के सबसे बड़े नेता हैं। ये जो कहते हैं सो करते हैं। अनुज सिंह मौजूदा सरकार किसानों की आज़ादी को दबाने की हर संभव कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हंसराज मीणा समेत सैकड़ों प्रभावशाली लोग के सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट भारत में बंद कर दिए गए हैं, जो कि सरकार की एक कायराना हरकत है। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन और उस पर एक बड़ा हमला है। इसके साथ ही किसान आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर रहे पत्रकारों के सोशल मीडिया पेज को भी बंद कर दिया गया है। जबकि किसी खाते को बंद किया जाता है तो वह प्लेटफॉर्म उसे मेल के जरिए संदेश भेजकर इसकी वजह बताता है, लेकिन इस प्रकार की बिना सूचना दिए बंद किए जाना दिखाता है कि यह सब सरकार के इशारों पर किया जा रहा है ताकि आम लोगों तक किसानों की आवाज़ न पहुंचे। आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? क्या यह संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या सरकार की कमियों के बारे में बोलना, बात करना, लिखना गुनाह है? सरकार इन किसान आंदोलन समर्थक खातों को ट्वीट से अवलंब शुरू कराए, हमारी मांग है। राकेश टिकैत जी का भी बयान आप लोग सुनिए क्या कह रहे हैं। किसान के सबसे बड़े नेता हैं। जय हिंद संविधान, जय किसान। आज हम बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया है, जो पत्रकार है, जो किसान के संबंध की बात करते हैं, जो सोशल मीडिया पे गांव गरीब किसान की बात दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पे सरकार जो अत्याचार करती है उसके खिलाफ दिखाते हैं, वे पत्रकार, वे सोशल मीडिया के चलाने वाले लोग, वे बच्चे, जो क्या घटनाक्रम हो रहा है वो अगर दिखाते हैं तो उनके अकाउंट बंद कर जाते हैं। क्या जब किसी का सोशल मीडिया पे अकाउंट, कोई पेज उनके बंद करते हैं तो उनको मेल जाती है, गूगल से उनके पास में इंफॉर्मेशन जाती है कि आपने ये गलत चीज दिखाई और हम इसलिए आपके अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं। वो देश में नहीं हो रहा। क्या भारत में ये सारी चीजें प्रेशराइज करने का काम करे जा रहा है? क्या अगर कोई सच्चाई दिखाना चाहता है तो उसके ऊपर ये अत्याचार होगा? क्या आने वाले टाइम पे ये सोशल मीडिया, ये जो पूरा जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या ध्वस्त होगा? इसके रिजल्ट क्या होंगे?
हम सरकारों से यही कि जो लोग काम करते हैं, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, पहले उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, क्या आज उनकी आवाज को दबाने का काम करा जा रहा है। अगर किसी किसान की जमीन छिन रही है, कोई आवाज उठा रहा है और उन किसानों की, गरीब की आवाज कोई पत्रकार उठाता है, तो क्या उसको प्रेशराइज करा जाएगा? ये बंद करें। हम हमेशा उनके साथ में हैं जिनके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, जो अपनी आवाज उठाते हैं, जो जनता की आवाज उठाते हैं। आवाज को दबाने का काम सरकार ना करे। आपका सभी का जिनके अकाउंट्स बंद है, जो सरकार से अत्याचार से पीड़ित है, हम सभी सोशल मीडिया के उन भाइयों के साथ में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद संविधान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, डॉक्टर उदित राज। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली इसलिए पकड़ी गई क्योंकि पेपर से चुनाव हुआ। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बीजेपी कितनी गड़बड़ी कर रही है। ईवीएम से चुनाव में घोर धांधली है। बिल्कुल ये सही बात डॉक्टर उदित राज जी का है। हमारे देश के ईवीएम के एक्सपर्ट लोगों ने इस बात को रखा है कि ईवीएम में धांधली किया जा सकता है, और वाकई ये उचित बात है कि पेपर बैलेट में इस तरह का धांधली किया जा रहा है, तो मशीन में पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे होंगे। राहुल गांधी, लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। बिल्कुल इनसे, अनिल मसीह से इस बात का पूछताछ होना चाहिए कि आखिर इस तरह का काम करने के लिए इनको किस व्यक्ति ने बोला था, किसके दबाव में इन्होंने इस तरह का काम किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट हमारे जस्टिस माननीय DY चन्नू साहब को संज्ञान लेना चाहिए। राहुल जी, 6800 OBC SC शिक्षक भर्ती नियुक्त वाले अभ्यर्थी जिनकी कोई नहीं सुन रहा है, उनकी आवाज़ भी राहुल गांधी ने उठाई है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे राहुल जी ने पिछड़े समाज, SC समाज, ST समाज, अल्पसंख्यक समाज की बातों को जोरों से उठा रहे हैं और रख रहे हैं। जातीय जनगणना की भी बात कर रहे हैं। संख्या के हिसाब से सब लोग को हर जगह भागीदारी मिले, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे राहुल जी कितने इस पर खरा उतरेंगे, अब ये समय बताएगा। इस तरह की बातें हमारे मोदी जी भी किया करते थे। 15 लाख देंगे, काला धन मंगाएंगे, किसान का आय दोगुना कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने बोलकर सत्ता में आया, लेकिन उस पर उन्होंने 1% भी कोई काम नहीं किया। आज राहुल जी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, रख रहे हैं। आशा है कि राहुल जी खड़े उतरेंगे और देश की जनता, OBC समाज, SC समाज, ST समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये सब समाज इनको मदद करे और इनको जितावे। और इनका अब जिम्मेवारी है कि ये कितना खड़ा उतरते हैं, समाज के प्रति कितना जागरूक हैं, काम करने में कितना अपना जागरूकता दिखाते हैं कि मोदी जी की तरह हवा हवाई करके ये भी निकल जाएंगे। ये तो अब समय बताएगा। नरेंद्र राजगोपाल, क्या SC ST OBC आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होते हैं? SC ST OBC को भी EWS आरक्षण में सम्मिलित करना चाहिए, या यह स्वर्ण आरक्षण है? क्यों इसके गरीबी रेखा से नीचे के सभी व्यक्ति के लिए नहीं लागू किया जाता? क्या 8 लाख से नीचे के लोग गरीब हैं तो पूरा OBC इसमें शामिल क्यों नहीं है? SC ST के गरीब क्यों नहीं इसमें आते, जबकि इसका आधार जाति नहीं है? तो बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है। EWS का लाभ सिर्फ सामान्य वर्ग को ही क्यों? हाईकोर्ट जबलपुर, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बिल्कुल सही बात है। जब आर्थिक आधार पर आप आरक्षण दे रहे हैं तो इसमें 140 करोड़
जनता का इसमें भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि ये आरक्षण आर्थिक आधार पे आप दे रहे हैं, तो आप कैसे किसी एक वर्ग को इसका आप लाभ दे सकते हैं? इसका लाभ आर्थिक आधार पर सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। नरेंद्रा राजगोपाल, इतने तो लव लेटर भी लीक नहीं होते जितने पेपर लीक हो गए। दरोगा भर्ती पेपर लीक, यूपीपीसीएल पेपर लीक, यूपीएसएससी लोअर सर्विटेंट पेपर लीक, यूपीएसएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी नागरिक पुलिस पेपर पर्चे गलत बटे, ग्राम विकास अधिकारी धांधली, प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यक्ष भर्ती रिजल्ट के बाद धांधली और आरोप, यूपीएसएससी पेट एग्जाम पेपर लीक, यूपीटीईटी पेपर लीक, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा रद्द, सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षा प्रधानाचार्य पेपर लीक हुई, 3 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आया। तो ये सब भ्रष्टाचार किसी के इशारे पे होता है। एक सरकारी कर्मचारी का इतना हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह के कार्य असंवैधानिक कार्य कर सकें। इसके पीछे बहुत पॉलिटिकल लोग, शक्तिशाली लोगों का हाथ होता है और इसमें पैसे की काफ़ी लेनी देनी आदान प्रदान होता है। सब पैसा का खेला है। नोजी हजूरी को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस नोजी हजूरी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।